गोलू का ड्राइवर हाथों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम का डब्बा लेकर स्कूल में आता है और लंच टाइम में गोलू को आइसक्रीम का डब्बा देकर चला जाता है। ठंडी ठंडी गोलू के हाथ में आइसक्रीम का डब्बा देख सभी बच्चों की उसके पास भीड़ जमा हो जाती है। तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है, लंच टाइम में तुम्हारे लिए उन्होंने ठंडी ठंडी वनीला आइसक्रीम भेजी। सच में मेरी माँ तो बहुत अच्छी है। वैसे भी मेरा इस गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था और माँ ने इतनी महंगी ठंडी ठंडी आइसक्रीम मेरे लिए स्कूल में मेरी फेवरेट वनीला आइसक्रीम भिजवा दी। ठंडी ठंडी वनीला आइसक्रीम देखकर गोलू काफी खुश था और क्लास के सभी बच्चे भी उसके पास बैठे थे। अब गोलू अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम शेयर करके खाता है तो वहीं गरीब राजू बैठकर ये सब देख रहा होता है और अपनी सादी दाल रोटी खाता है। कुछ देर में राजू घर आता है और दिव्या अपने बेटे को देख उसके लिए बर्फ वाली एक आइसक्रीम लेकर उसे देती है। मुझे नहीं खानी है ऑरेंज बर्फ वाली आइसक्रीम, आप मुझे हमेशा बस यही वाली सस्ती सी आइसक्रीम देती हो। गोलू और उसका परिवार कितना अमीर है, उनके पास कितना पैसा है। आपको पता है आज स्कूल में गोलू का ड्राइवर उसके लिए ठंडी ठंडी महंगी वनीला आइसक्रीम देकर गया था, वो भी बड़े से डब्बे में। क्लास के सभी बच्चों ने मिल बांट कर खाई आइसक्रीम, बस मुझे छोड़कर। वो आइसक्रीम देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही थी। इतना बोलकर उदास राजू घर में चला जाता है। ये देख दिव्या, सुमित्रा और काजल तीनों को काफी बुरा लगता है। समय यूं ही गुजरता है और बढ़ती गर्मी की वजह से दिव्या और उसका पूरा परिवार काफी परेशान होता है। ऐसे ही एक दिन दिव्या अपनी सास और राजू के साथ मार्केट जाती है, जहां राजू देखता है कि अमीर गोलू एक बड़ी सी दुकान पर खड़े होकर आइसक्रीम मैंगो शेक पी रहा है। ये तो बहुत टेस्टी है। गर्मी में आप मुझे कितनी ठंडी ठंडी और अच्छी चीज खिलाती हो। माँ, मुझे भी मैंगो शेक पीना है जैसे गोलू पी रहा है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम यहाँ सब्जी लेने आए हैं। सब्जी लेकर घर जाते हुए तुझे दिला देंगे मैंगो शेक। राजू अपनी दादी की बात मान जाता है। कुछ देर बाद जब वह लोग घर जाने लगते हैं तो दिव्या एक छोटी सी दुकान से 10 रुपए का मैंगो शेक खरीदती है। माँ, मुझे ये वाला मैंगो शेक नहीं पीना, मुझे वही वाला ठंडा ठंडा मैंगो शेक पीना है जो गोलू पी रहा था। राजू बेटा, ये भी वही मैंगो शेक है, बस दुकान का ही तो फर्क है। ये लो, मैं इसमें पाइप लगा देती हूँ, फिर तुम भी गोलू की तरह मैंगो शेक पीते हुए घर जाना। दिव्या राजू को बेवकूफ बनाकर उसके हाथों में 10 रुपए वाला मैंगो शेक पकड़ाकर उसे घर ले आती है। पर राजू अब समझदार हो चुका था। वह घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे मैंगो शेक नहीं पीना, मुझे वही ठंडे ठंडे मैंगो शेक पीनी थी जो गोलू ने पी थी, इसीलिए मैं ये मैंगो शेक रानी को दे रहा हूँ। रानी से तो पी ले। भैया, आप बहुत अच्छे हो, मेरे लिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक लेकर आए। अपना मैंगो शेक राजू अपनी बहन को देकर नाराज होकर बैठ जाता है। ये देख दिव्या को बहुत बुरा लगता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन बढ़ती गर्मी की वजह से और बार बार राजू की शिकायत करने पर दिव्या अपनी नंद के साथ जब दुकान जाती है तो वह राजू के लिए एक 20 वाली कोल्ड ड्रिंक लेती है। वहीं उसकी अमीर पड़ोसन दही, लस्सी और 3 बोतल कोल्ड ड्रिंक लेती हुई गरीब दिव्या से कहती है, अरे दिव्या, ये क्या, इतनी गर्मी में तुमसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं ली जा रही? अरे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले रही हो तो कम से कम 1 लीटर वाली लो। मुझे देखो, मैं हमेशा अपने बच्चों को कुछ न कुछ ठंडा पिलाती रहती हूँ और इसीलिए मैं ये दही, लस्सी और कोल्ड ड्रिंक लेकर जा रही हूँ। 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक तो गरीब आदमी भी अपने परिवार को पिला सकता है। ले रही हो तो 1 लीटर की बोतल तो लो। भाभी, ज्यादा ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीना भी गर्मी में अच्छी बात नहीं, और राजू को ही तो पीना है, वो बच्चा है, उसके लिए 20 वाला कोल्ड ड्रिंक ही काफी है। काजल निशा को जवाब तो दे देती है, पर दिव्या के मन में निशा की बातें बैठ जाती हैं। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब राजू की शिकायतें भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन गोलू का जन्मदिन होता है और उस रात निशा अपने घर के बाहर ही छोटी सी पार्टी रखती है, जहां ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक और कई तरह की चॉकोबार, वनीला, स्ट्रॉबेरी, कसाटा, पिस्ता जैसी महंगी महंगी ठंडी ठंडी अमीरों वाली आइसक्रीम लगी हुई थी। मुझे देखो राजू, आज मेरा जन्मदिन है और माँ ने कितनी सारी ठंडी ठंडी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जूस रखी है, और तो और माँ ने मेरे लिए आइसक्रीम वाला केक भी रखा है। तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने को मिल जाएगी। बेटा, ये अमीरों की पार्टी है, यहाँ ठंडी आइसक्रीम गरीबों के लिए नहीं, हम अमीरों के लिए मंगवाई है मैंने। तुम ऐसे गरीबों से ना तो बात किया करो और ना ही अपनी पार्टी में इन्हें बुलाने की जरूरत है। जाओ बेटा, अगर तुम्हें आइसक्रीम खानी है तो अपने घर वालों से मांगो। सही कह रही है मेरी बहू, जाओ बेटा तुम अपने घर में, और गोलू तुम भी अंदर चलो, केक काटने का समय हो गया है। ऐसे गरीब लोग दूर से महंगी ठंडी ठंडी आइसक्रीम देखकर ही अपनी आंखें सेक लेते हैं। हम अमीरों की वजह से वही उनके लिए काफी है।
जब निशा अपनी सास के साथ राजू की गरीबी का मजाक बना रही होती है और उसे आइसक्रीम के लिए तरसा रही होती है तो ये सब कुछ काजल, दिव्या और सुमित्रा देख लेती हैं। आशा बहन, ये कैसी बात कर रही हो बच्चे से? कभी सोचा है कि उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? अरे बहन, मैंने तो बस सच बोला है। हाँ तो आंटी, आप अपना सच अपने तक ही रखिए। हम अपने बच्चों को खिला देंगे जो हम खिला सकते हैं। चलो राजू अंदर। मुझे नहीं जाना अंदर, आज मुझे भी ठंडी ठंडी अमीरों वाली आइसक्रीम खानी है। आप लोग कुछ भी ठंडा नहीं खिलाते हैं मुझे। मैं पापा से जा रहा हूँ मांगने। नाराज राजू घर में जाता है और अपने पिता के सामने अमीरों वाली ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता है। पापा, मुझे भी ठंडी ठंडी आइसक्रीम चाहिए जैसे गोलू के घर में है। बेटा, आइसक्रीम तो आइसक्रीम होती है, चाहे वो महंगी वाली हो या सस्ती वाली। माँ तुम्हें दिला तो देती है ना ठंडी ठंडी आइसक्रीम। पर मुझे बर्फ वाली आइसक्रीम नहीं चाहिए, मुझे भी वनीला चोकोबार जैसी महंगी आइसक्रीम चाहिए। इस तरह राजू जमीन पर लेटकर रोने लगता है और काफी जिद करता है। रवि से अब और बर्दाश्त नहीं होता और वह राजू को थप्पड़ लगा देता है और राजू रोते हुए सो जाता है। अपने बेटे को मारने के बाद रवि को भी बहुत पछतावा होता है और पूरा परिवार आपस में बातें करते हैं। आपको राजू पर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो बच्चा है, ना समझ है। सही तो कह रहा था, हम इतने गरीब हैं कि अपने बेटे को ठंडी ठंडी अमीरों वाली एक ढंग की आइसक्रीम भी नहीं खिला सकते हैं। दिव्या, अगर आज राजू को थप्पड़ न पड़ता तो उसकी संगति में रानी भी बिगड़ जाती। हम गरीब अपनी हैसियत देखकर ही तो चीज खरीदेंगे। पर मुझे खुद भी बहुत दुख होता है। मैं इतना गरीब लाचार हूं कि अपने बच्चों को एक अच्छी महंगी आइसक्रीम नहीं दिला पा रहा। भैया, अगले हफ्ते राजू का भी जन्मदिन है, क्यों ना इस जन्मदिन हम उसे ठंडी ठंडी अमीरों वाली आइसक्रीम लाकर दे दे, वो भी खुश हो जाएगा। काजल बिल्कुल सही कह रही है, रोज ना सही पर साल में एक बार तो हम अपने बच्चों को ठंडी ठंडी अमीरों वाली महंगी आइसक्रीम खिला ही सकते हैं। इस तरह गरीब परिवार राजू की जिद पूरी करने के लिए और उसका जन्मदिन मनाने के लिए पैसे जोड़ने लगता है। सुमित्रा अपने सारे जुड़े हुए पैसे अपनी बहू को दे देती है और दिव्या भी अपनी गुल्लक तोड़ देती है। तो वहीं काजल अपने ट्यूशन के पैसे अपनी भाभी को आइसक्रीम के लिए दे देती है और एक हफ्ते तक लगातार रवि गर्मी में पैदल फैक्ट्री से घर आता और किराए के पैसे बचा लेता। साथ ही वह अब शाम की चाय न पीकर चाय के पैसे भी बचा लेता है। देखते ही देखते राजू का जन्मदिन आ जाता है और उस दिन भी वह नाराज, बिना किसी से बात किए घर में सबसे पहले सो जाता है। राजू सो रहा है, ये अच्छा मौका है। मैं और काजल बाहर से जाकर कुछ अमीरों वाली ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर आ जाते हैं। उसके बाद हम राजू को उठाकर सरप्राइज देंगे। अब कुछ ही देर में रवि काजल के साथ चोकोबार, शाही पिस्ता, कसाटा जैसी महंगी महंगी ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर घर आता है, जहां दिव्या अपने बेटे को उठाती है और सबसे पहले रानी अपने दोनों हाथों में अपने भाई के लिए आइसक्रीम लेकर जाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। भैया, मैं आपके लिए बादाम वाली कुल्फी और दूध वाली आइसक्रीम लेकर आई हूँ, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है रानी। और मैं अपने बेटे के लिए चॉकलेट और वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर आई हूँ, वो भी अमीरों वाली, जो डब्बे में पैक है। अब खाकर बताओ कैसी लगी तुम्हें ये आइसक्रीम। इतना बोलकर दिव्या अपने हाथों से अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाती है, जो कि राजू को बहुत पसंद आती है और उसके बाद राजू भी अपनी माँ को थोड़ी सी वो आइसक्रीम खिलाता है। माँ, बहुत अच्छे हो आप, मेरे जन्मदिन पर मेरे ठंडी ठंडी अमीरों वाली आइसक्रीम लेकर आए, वो भी इतनी टेस्टी। थोड़ी सी आप भी खाओ। सिर्फ माँ अच्छी है क्योंकि वो आइसक्रीम लेकर आई है, पापा नहीं। देखो, मैं, बुआ और दादी भी तुम्हारे लिए शाही पिस्ता, कसाटा और कौन कौन सी ये ठंडी ठंडी महंगी आइसक्रीम लेकर आए हैं। इतना बोलकर रवि काजल के साथ मिलकर एक टेबल पर सारी महंगी ठंडी ठंडी आइसक्रीम रख देता है। शाही पिस्ता, कसाटा, काजू, दूध वाली चॉकलेट, कुल्फी, कोन वाली आइसक्रीम। वाह, इतनी सारी आइसक्रीम मेरे लिए, ये मेरा बर्थडे सरप्राइज है। आप सब बहुत अच्छे हो, पर ये सारी आइसक्रीम मैं कैसे खा सकता हूँ? आज हम सब अमीरों वाली ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे। हाँ राजू, क्यों नहीं। इस तरह पूरा परिवार एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाता है और उस रात पूरा परिवार एक साथ बैठकर राजू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और बर्थडे वाले दिन महंगी महंगी अमीरों वाली आइसक्रीम खाते हैं। और अगले दिन राजू स्कूल जाकर इस बारे में सबको बताता है। काजल, तेरे मन में कोई हलचल सी हो रही है, याद है ना तुझे? कल लड़के वाले हम दोनों को देखने आ रहे हैं। हाँ दीदी, मेरे मन में हलचल सी हो रही है, पर दीदी कितना अच्छा होगा ना अगर हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो। हम एक साथ रहेंगे, एक साथ घूमेंगे, एक साथ खाएंगे। मजा तो आएगा, लेकिन हम खाना क्यों बनाएंगे? हमारा रिश्ता अमीर घर में तय होगा तो नौकर चाकर खाना बनाएंगे ना। हमारे पैर दबाएंगे, घर की साफ सफाई खुद करेंगे, हम बस एक में बिस्तर पर बैठे रहेंगे। और अमीर घर में जाएंगे तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, बहुत सारा मेकअप करेंगे, महंगे महंगे होटल में खाना खाएंगे। हाँ दीदी, ये तो है, लेकिन आप बात बात पर अमीर अमीर क्यों कर रही हो? जरूरी थोड़ी है कि हम दोनों की शादी एक ही घर में हो, क्या पता अलग घर में हो जाए।
हाँ हाँ, हो सकता है ये, लेकिन मैं होने नहीं दूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अमीर घर में करूंगी। अब मुझे और गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी। कितनी गर्मी लगती है यहाँ। चल अब सब्जी छौंक देती हूँ, तू भी आटा मार ले। एक बहन सब्जी बनाने लगती है तो दूसरी आटा गूंथने लगती है। तभी पायल कहती है, बाप रे, कितना भट्टी जैसा तप रही है अपनी रसोई। मुझे कैसा भी ससुराल मिले, लेकिन ऐसा भट्टी वाली रसोई बिल्कुल ना मिले। भाई मुझे तो इसीलिए एसी वाले बेडरूम और ससुराल चाहिए। मम्मी पापा खुद तो खेत का काम करने चले जाते हैं और ये भट्टी वाली रसोई में हमें तपना पड़ता है। बात तो सही है दीदी, लेकिन अपने घर में सुकून भी तो है। होगा भाई, लेकिन मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए। अमीर ससुराल मतलब अमीर ससुराल। मैं ऐसे घुट घुट कर भट्टी वाली रसोई में खाना नहीं बना सकती। हाँ हाँ ठीक है दीदी। अरे भगवान जी, आप मेरी बहन को अमीर घर वाला ही ससुराल देना। दोनों बहनें ऐसे ही बात करते करते घर का काम खत्म करती हैं। अगले दिन अमीर घर से पायल को एक लड़का देखने आता है। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद ही रिश्ता तय हो जाता है और पायल की शादी नरेश से हो जाती है, जिसके बाद वो अपने अमीर ससुराल में ठाट बाट की जिंदगी जीती है। वहीं 1 महीने बाद काजल का किसी गांव के गरीब घर में रिश्ता तय हो जाता है और वो शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां सास विद्या आरती करके उसका गृह प्रवेश करती है। आखिर मेरी घर की लक्ष्मी आ ही गई, जिसका मुझे कब से इंतजार था। मुझे पूरा भरोसा है अब हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। माँ जी देखना, आपने जो भी कहा है भगवान जी सब कुछ अच्छा कर देंगे। बहू, हमारा घर बहुत छोटा सा है, तुम यहाँ रह तो पाओगी ना। तुम्हारी सास भी बड़ी मुश्किल से गर्मी में घर में काम कर पाती है। आज तक मैं उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाया। हम दोनों बाप बेटे कोशिश करेंगे कि ये घर बन जाए। अरे पापा जी, आप ये कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं कौन सा अमीर राजा महाराजा के महलों से आई हूँ। मेरा घर भी आप जैसा ही था। जैसे मैं वहाँ रहती थी ऐसे ही यहाँ रह लूंगी। आप निश्चिंत रहिए, और कम से कम यहाँ मेरा अलग कमरा तो होगा, वहाँ तो वो भी नहीं था। तुम्हारी बात सुनकर काजल, मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। शादी के कुछ दिन गुजरते हैं। दीपक काजल का बहुत ख्याल रखता था, इतना कि कभी उसे छोटे छोटे तोहफे देता था, कभी गरम गरम जलेबी तो कभी गजरा लाकर काजल के बालों में गजरा लगाता था और कपड़े धोने में उसकी मदद करता था। ये देख ससुराल वाले दोनों की बलाएं उतारते हैं। सिर्फ काजल का पति नहीं, उसके सास ससुर भी उसका बहुत ख्याल रखते थे। उसके बने हाथ के खाने को पसंद करते थे। लेकिन अब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है और एक दिन, अरे बहू, गर्मी बहुत लग रही है। हमारी रसोई भी तो ऐसी है कि भट्टी जैसी तप रही है। खाना बनने पर यह पूरा कमरा तपन से भर जाता है। बाहर भी गर्मी है। अरे हमारे घर कूलर पंखा भी नहीं है। ये 4 पंखुड़ी वाला छोटा सा पंखा हवा भी नहीं देता। अजी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली है। क्या ऐसा कुछ हो नहीं सकता जिससे हमारी रसोई की गर्मी कमरे में ना आए? एक तो चूल्हा चौका भी यही है ना। हमारा घर इतना बड़ा ही कहाँ है। माँ जी पापा जी, घर छोटा है तो क्या हुआ, गर्मी दूर भगाने के छोटे छोटे तरीके तो अपना सकते हैं। और शुरुआत मैं सत्तू के शरबत से करती हूँ। लीजिए, ये लू को भगाता है। अरे वाह बहू, तूने तो खुश कर दिया। अभी हम तुझे यही कहने वाले थे। देख विद्या, हमारी बहू कितनी समझदार है। अजी, ये तो मैं पहले दिन से ही जानती हूँ। माँ जी पापा जी, ये तो कुछ भी नहीं है। आज मैं शाम को इनसे कच्चे आम मंगवा लूंगी और आपके लिए कल आम पन्ना बना दूंगी। ठीक है बहू, तू भी तो भट्टी जैसी रसोई में काम करके परेशान हो जाती है, इसलिए तू भी पी ले। ये देख, सारा दिन काम करती रहती है। तब काजल भी साथ बैठकर सत्तू का शरबत पी लेती है और ऐसे ही काजल छोटी सी चीजों में भी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी। वहीं अमीर ससुराल में एसी वाला बेडरूम और शोहरत मिलने के बाद भी पायल अपने ससुराल में खुश नहीं होती। सास पति दोनों उससे ढंग से बात नहीं करते थे, न प्यार सम्मान देते थे। एक दिन पायल एसी में बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी, तब गुस्से से उसका पति अलमारी के सारे कपड़े गिरा देता है। What the hell is this? मेरा रुमाल कहाँ है? और मेरी वो ब्लू शर्ट, वो क्यों नहीं मिल रही? पायल, तुम बस एसी के सामने कमरे में बैठी रहोगी, मेरा सामान भी दोगी? जी जी, ये रहा, आपकी आंखों के सामने ही था। आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? बकवास बंद करो। अब तुम मुझसे सवाल जवाब करोगी? एक तो पता नहीं मेरा सामान ढंग से क्यों नहीं रखती हो, और मेरे लैपटॉप को चार्ज क्यों नहीं किया तुमने? सॉरी नरेश, मुझे याद नहीं रहा। हाँ, बेडरूम में बैठे बैठे एसी की हवा के सामने तुम्हें कुछ भी याद कहाँ रहता है? आइंदा ऐसा हुआ, आई वोंट स्पेयर यू। नरेश, कितना गुस्सा करते हो? अब ये बताओ, तुम हमारे लिए वक्त कब निकालोगे? कब से घुमाने नहीं ले गए, डिनर डेट पर ही ले चलो। आर यू लॉस्ट? मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है और मैं अपनी कंपनी छोड़कर तुम्हें टाइम दूं? सीरियसली?
अरे ये फालतू की बातें मत किया करो मुझसे। ये कहकर नरेश चला जाता है। पायल रोती रहती है। ये क्या हो गया नरेश तुम्हें? ना तुम मुझे वक्त देते, ना ठीक से 2 पल बात करते, लेकिन एक चीज जो इस घर में अच्छी है वो है ये एसी वाला मेरा कमरा। पायल कपड़े ठीक करके रखती है कि सास सुमित्रा चिल्लाकर कहती है, बहू मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता? जब देखो अपने एसी वाले बेडरूम में पड़ी रहेगी। कल शाम को रामू काका की वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए 2 दिन तक वो नहीं आएंगे। इसीलिए जाकर रसोई में खाना तैयार कर और कपड़े बर्तन भी धो। जी माँ जी। ये सुन पायल रसोई में बर्तन धोने चली जाती है और फिर कपड़े धोकर खाना बनाने की तैयारी करती है। सारा काम खत्म होने पर वो अपनी बहन को अपने घर बुलाती है तो अगले दिन उसकी गरीब बहन उससे मिलने आती है। उसका घर और उसका ठंडा बेडरूम देखकर कहती है, दीदी आपका एसी वाला बेडरूम तो बहुत ठंडा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। घर भी बहुत सुंदर है, आपके तो मजे ही मजे हैं। जीजू आपको घुमाते भी होंगे ना? हाँ हाँ, मैं बहुत घूमती हूँ, बहुत शॉपिंग करती हूँ। तेरे जीजू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तू बता अपने ससुराल में कैसे रह रही है? वहाँ तो एसी वगैरह कुछ नहीं है, माँ के घर जैसी भट्टी ही रसोई होगी। हाँ दीदी, कोई तो मेरे ससुराल की एसी है जैसे कि भट्टी ही हो। बहुत गर्मी लगती है, लेकिन माँ जी, पापा जी और मेरे पति बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं। और मेरी सासू माँ तो हाथ पंखे से हवा करती हैं और वो मेरे लिए गजरा वगैरह भी लाते हैं। ये कहकर तू अपनी बदकिस्मती पर पर्दा मत डाल। और इस प्यार व्यार से कोई घर नहीं चलता। आज के टाइम में पैसा है तो प्यार है, पर तेरे ससुराल वालों को तो तेरी फिक्र ही नहीं है, वरना रसोई में गर्मी से बचने का कोई जुगाड़ करते। कहीं दीदी सच तो नहीं कह रही हैं? काश मुझे भी अमीर ससुराल मिलता तो आज मैं भी दीदी की तरह एसी वाले बेडरूम में सुकून से रहती। दोनों बहनें शाम तक यूं ही बात करती हैं और थका हारा नरेश अपने कमरे में आता है तो पायल की बात सुनकर चिल्लाता है, क्या फालतू की बातें करी जा रही हो बहुत देर से अपनी बहन से? खाना बना लिया तुमने जो अभी तक यहीं बैठी हुई हो? अरे ये आप मेरी बहन के सामने कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा आहिस्ता। क्यों आहिस्ता? ये मेरा घर है और ये कहीं की पटरानी नहीं है जिसके सामने मैं अपनी आवाज नीची करूं। खाना लेकर आओ मेरे लिए। ये सुन डरकर खाना लेने पायल रसोई में पहुंचती है। पीछे पीछे काजल भी आ जाती है। दीदी, जीजू कितना गुस्सा करते हैं। आप झूठ बोल रही थी, वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। खैर मुझे चलना चाहिए। अपनी बहन की आंखों में आंसू देख काजल सब कुछ समझ जाती है और वो वहां से चल देती है। और उसके चलते चलते उसके मन में ख्याल आता है, ये 2 मिनट के लिए मुझे क्या हो गया था? भले ही मेरे ससुराल में 2-4 पैसों की कमी हो, लेकिन सुख शांति और प्यार तो है। मेरे ससुराल वाले मेरा कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन दीदी के पास इतनी दौलत होने के बाद भी ससुराल में उनका तिरस्कार होता है। आराम है पर खुशी नहीं। इतने में काजल अपने घर पहुंच जाती है जहां उसकी सास ने पहले ही खाना बना लिया था और वो उसके साथ बैठकर खाना खाती है। पति उसकी हाथ पंखे से हवा करता है। वहीं बेचारी पायल, मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही थी, पैसों में वो खुशी नहीं जो अपनों के प्यार और आशीर्वाद में है। उसके ससुराल वाले उसका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन वैसी किस्मत मेरी कहाँ है। एक तरफ पायल अपने ससुराल में समझौता कर लेती है, वहीं दूसरी तरफ काजल के ससुराल वाले जल्दी घर में एक कूलर ले आते हैं।